ये जो लास्ट सेक्शन है एनेस्थेटिक मैनेजमेंट फॉर दी माइस्थीनिया ग्रेविस पेशेंट, तो एक पार्ट जो है वो हमने कवर की है। अब दूसरा जो है वो हम बात करेंगे एनेस्थेटिक मैनेजमेंट्स की। तो द फर्स्ट जो है वो द एनेस्थेटिक मैनेजमेंट फॉर द माइस्थीनिया ग्रेविस पेशेंट मस्ट बी इंडिविजुअलाइज्ड। ऐसा नहीं है कि आप होल पॉपुलेशन के लिए जो है वो स्टैंडर्ड रखें। हर पेशेंट के लिए वो डिफरेंट डिफरेंट प्रोटोकॉल्स होंगे। वो डिपेंड करेगा पेशेंट की डिजीज़ की सिवियरिटी पे और टाइप ऑफ सर्जरी पे। उसके बाद जो है वो आप लोकल इनिस्थीसिया या रीजनल ब्लॉक्स जो है वो लगाते हैं, तो फिर वो समहाउ जो है वो उसकी पॉसिबिलिटी है वो गारंटी देता है कि वो उसमें कम्प्लिकेशन जो है वो कम हुई कंपेयर टू जी इनिस्थीसिया। Whenever local or GN anesthesia is used, the dose of local anesthetic may be reduced in patient to decrease because वहाँ पे जो न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन है सम हो वो इफेक्ट हो सकता है। बिकॉज अगर आपने जो लोकल ईस्ट एनेस्थेटिक जो है वो यूज़ की है, तो उसकी जो मेटाबॉलिज्म होती है वो भी एंटी स्ट्रेस से होती है। और यहाँ पे जो है वो ऑलरेडी उस चीज़ को वो डेफिसिट करते हैं, वो इनहिबिट करते हैं इस चीज़ को। तो जो माइसिनिया ग्रेविस पेशेंट है वो एंटी स्ट्रेस जो है वो हम उसको इनहिबिट करते हैं। और जो कोलिनेस्ट्रेज है उसकी वो ड्रग जो है वो आपके लोकल एनेस्थेटिक जो है वो उसकी डिग्रेडेशन करते हैं, उसकी जो टाइम है वो प्रोलॉन्ग होगा। सिंपल वो पेशेंट जो कि माइस्थीनिया ग्रेविस है और वो जो है वो एंटी कोलिनर्ज ड्रग्स जो एंटी कोलिनेस्ट्रेज जो है वो यूज़ कर रहे हैं, तो वो क्या करेगा, तो अगर वो हम उसको लोकल एनेस्थेटिक एस्टेट देंगे तो उससे उसका इफेक्ट जो है प्रोलॉन्ग होगा, क्योंकि वहाँ पे जो स्टीरेज है वो इनहिबिट की है हमने, ताकि जो है वो उसकी मसल टोन जो है वो इंक्रीज़ हो। सो जनरल एनेस्थीसिया जो है वो आप परफॉर्म कर सकते हैं सेफली, बट पेशेंट जो है वो आपने प्री ऑपरेटिवली उसको मॉनिटर करना है, उसको प्रिपेयर करना है। और जो मस्कुलर ट्रांसमिशन है वो एक्चुअली आपके वो मॉनिटर करना है, और ड्यूरिंग सर्जरी एंड आफ्टर सर्जरी एंड प्री ऑपरेटिव सर्जरी, तभी आप जो है वो जी एनेस्थीसिया समहाउ कुछ मैनेज कर सकते हैं फॉर द एब्डोमिनल सर्जरीज। टॉकिंग अबाउट द प्री ऑपरेटिव प्रिपरेशन, जो एडिक्वेट प्री ऑपरेटिव इवोल्यूशन है द मास्थेनिक पेशेंट, आपने बहुत ही केयरफुल करना है। अकॉर्डिंग टू द एज, सेक्स, ऑनसेट ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ द डिजीज़, कब हुआ है, उसकी थायमोमा प्रेजेंट है कि नहीं है, उसकी जो रिस्पॉन्स है थायमेक्टोमी की वो कैसा है, वो आपने सारा कुछ जो देखना होता है। दूसरी बात ये आपने देखना कि जो मस्तिष्क ग्रेविस पेशेंट है उसमें बल्बर जो मसल्स है या रिस्पायरेटरी मसल इन्वॉल्व है कि नहीं, अगर है तो पोस्ट ऑपरेटिव आपको कम जो मैकेनिकल वेंटिलेशन है वो रिक्वायर्ड होगी। और आप जो है वो तकरीबन बिफोर सर्जरी आपने एक दिन दो दिन पहले जो है वो पेशेंट को एडमिट करना है और उसको असेस करना है फॉर द ऑल द रिस्पायरेटरी मसल इन्वॉल्वमेंट इन द बल्बर फंक्शन। उसके बाद जो है वो टू रिव्यू द एंटीकोलिनेस्टेरॉइड एंड कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी, उसको भी आपने इन 2 दिनों में जो है वो मॉनिटर करना होता है कितने डोज उसको रिक्वायर्ड है, किस स्टेज पे ये पेशेंट है। और जो उसमें जो क्लासिफिकेशन थी आपने भी बात की थी फर्स्ट सेशन में। सो दूसरी बात ये कि जो रेस्पिरेटरी रिजर्व जो है वो आपने फोर्स वाइटल कैपेसिटी से जो देख सकते हैं। दिस इज़ द बेस्ट इंडिकेटर फॉर द रेस्पिरेटरी रिजर्व टू फाइंड आउट। उसके लिए आपने जो है वो फंक्शनल फोर्स वाइटल कैपेसिटी जो है वो फाइंड आउट करनी है। अगर ये इफेक्ट जो है वो ज़्यादा है तो पोस्ट ऑपरेटिव में आपको इंटरमीडिएट पोस्ट ऑपरेशन वेंटिलेशन की जो है वो रिक्वायर्ड हुई। अगर आपका फोर्स वाइटल कैपेसिटी जो है वो लेस देन 2.91 है तो दिस इज़ एक इंडिकेटर है। दूसरी बात ये कि अगर उसकी हिस्ट्री जो है वो माइस्थीनिया ग्रेविस मोर देन 6 ईयर हो, तो अगेन आपको पोस्ट ऑपरेटिव जो है वो मैकेनिकल वेंटिलेशन की रिक्वायर्ड होगी, या मेजर सर्जरीज हो या को एग्जिस्ट डिजीज लंग्स प्रॉब्लम हो। और दूसरा ये कि उसकी ग्रेड 3 हो या ग्रेड 4 हो, तो वो तो लाजमी होगा कि आपने मैकेनिकल वेंटिलेशन पोस्ट ऑपरेटिव करना होता है। दूसरी बात ये कि वो ऑटो इम्यून डिजीज़ जो है वो कोई और प्री ऑपरेटिव इन्वेस्टिगेशन आपने स्टार्ट की है कि नहीं, अगर कि उसको कुछ ऐसे कम्प्लिकेशन है तो आपने प्री ऑपरेटिव जो है इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करनी होती है related to the autoimmune process. So optimization of the condition of the myasthenia gravis patient must, वो क्या करता है, अगर आप पेशेंट को ऑप्टिमाइज करते हैं प्रीऑपरेटली तो आपके रिस्क जो है वो डिक्रीज करता है, आपके पेशेंट की जो आउटकम है वो इंक्रीज कर रहा होता है। कुछ मेनी रिजीम्स हैं जो कि रिकमेंड करते हैं प्री ऑपरेटिव ट्रीटमेंट के लिए। एक तो ये कि जो ये एंटीकोलिनेस्टेरॉइड थेरेपी है वो कुछ कंट्रोवर्शियल है, ताकि जो मेंटेन आपने सर्जरी के दिन और बाद में सर्जरी के दिन जो है वो कुछ लोग कहते हैं कि कंटिन्यू करना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं वो ऑफ करना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं पोस्ट सर्जरी जो है वो कंटिन्यू करना चाहिए, रखना चाहिए, कुछ लोग जो है वो उसको कहते हैं कि नहीं बस बंद करना चाहिए इसको। दूसरी बात है कि जो एंटीकोलिनेस्ट पोटेंशिएट क्या करते हैं आपके वेगल रिस्पॉन्स को, जिसकी वजह से आपको जो है वो एट्रोपिन प्रॉपर डोज में देना चाहिए, जो कि वेगल रिस्पॉन्स जो है ऐसे पेशेंट में ज़्यादा होता है बिकॉज ऑफ द एंटीकोलिन स्ट्रेसेस। दूसरी बात है कि जो एंटीकोलिन स्ट्रेस है वो क्या करते हैं, वो आपके प्लाज्मा की कोलिन स्ट्रेस को इनहिबिट करते हैं, जिसकी वजह से जो लोकल ईस्ट एनेस्थेटिक है उसकी जो एक्टिविटीज़ है वो इंक्रीज हो जाती है, और जो हाइड्रोलिसिस ऑफ सक्सेमेटोनियम है वो भी डिक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से
मसल प्रोलॉन्गेशन होती है हर टाइम, और दूसरा लोकल एनेस्थेटिक के टाइम जो है वो इंक्रीज हो जाता है। दूसरी बात है कि अगर एक नॉन माइस्थेनिक पेशेंट है तो उसमें जो सक्सेमिटोनियम के ब्लॉक का टाइम है वो इन्वर्स करता है। अगर फॉर एग्जांपल कोलिन स्ट्रेस जो है वो आपके प्लाज्मा में नॉर्मल है तो आपका सक्सेमिटोनियम की ड्यूरेशन जो है वो कम होगी। अगर प्लाज्मा कोलिन स्ट्रेस कम है तो आपका सक्सेमिटोनियम टाइम जो है वो ज़्यादा होगा। बट इन कंट्रास्ट विद द सक्सेमिटोनियम, द इनहिबिशन ऑफ कोलिन स्ट्रेसेस बाय एंटीकोलिन स्ट्रेसेस may increase the need of non-depolarizing muscle relaxation in myasthenic patient, although it has not been documented। still नहीं है बट कुछ लोग कहते हैं कि आपने वो करना होता है। रिसेंटली जो प्लाज्मा पेरेसिस जो थेरेपी है एलोन विदाउट द इम्यूनोसप्रेशन हैज़ बीन यूज्ड टू ऑप्टिमाइज द मेडिकल स्टेटस ऑफ द माइस्थेनिक पेशेंट प्रायर टू मेजर सर्जरी। कुछ लोग कहते हैं कि आपने करना है, कुछ लोग कहते हैं नहीं करना, बट मैं उनमें से हूँ जो कहते हैं कि आपने लाजमी करना है। सो एंटीकोलिन एजेंट जो है वो आपने डिसकंटिन्यू करनी है, वाइल कॉर्टिकोस्टेरॉइड मेडिकेशन जो है वो आपने मेंटेन करना है, और या जो है वो आपने डिसकंटिन्यू करनी है पोस्ट ऑपरेटिवली। टॉकिंग अबाउट द प्री मेडिकेशन, प्री मेडिकेशन में जो है वो कुछ रेस्पिरेटरी रिजर्व होते हैं, इस वजह से हमने प्री मेडिकेशन को कॉशियसली देना है। अगर वो उसकी रिक्वायर्ड ज़्यादा है तो फिर आप दें, अदरवाइज उसको जो है वो अवॉइड करें। अगर उन पेशेंट में जिनमें बल्ब रिसेप्शन हो और जो या जो है वो एंटीकोलिनर्जिक जो है वो उस पर समहाउ कुछ इफेक्टिव है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो है वो कवर शुड बी गिवन टू दोज ऑन लॉन्ग टर्म कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो कि यूज़ कर रहे होते हैं, तो फिर आपने उसको प्री ऑपरेटिव लाजमी देना, उसको कंटिन्यू रखना है। जो टेक्निक्स की बात हम करते हैं एनेस्थेटिक टेक्निक्स की, दो टेक्निक्स जो है वो रिकमेंडेड है। कुछ कंट्रोवर्शियल कुछ एनेस्थेटिक्स जो है वो इस तरह करते हैं कि उसको मसल रिलैक्सन नहीं देते बट डीप इनहेलेशन एनेस्थीसिया दे देते हैं, और साथ में जो है वो कुछ ओपिएट्स दे देते हैं, और फिर उसको मसल रिलैक्सेशन की कोई ज़रूरत नहीं होती। दूसरी बात है कि जो डिस्फ्लोराइन है और सीवफ्लोराइन है वो सब एडवांटेज जो है वो प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो ब्लड की सॉलिबिलिटी है वो डिक्रीज हो जाती है। इस मामले में सीवफ्लोराइन जो है वो प्रॉबली डिस्फ्लोराइन से सुपीरियर है, क्योंकि वहाँ पे जो इंसिडेंस ऑफ लो एक्साइटेटरी एयरवे रिफ्लेक्सेस है वो सीवफ्लोराइन में कम है कम्पेयर टू डिस्फ्लोराइन, तो सीव बेस्ट है इस चीज़ में। दूसरी बात है कि जो आपने दूसरा जो टेक्निक था फर्स्ट तो तक आपने डीप एनेस्थीसिया दिया और मसल रिलैक्सेशन नहीं दी। दूसरे लोग कहते हैं, जो कहते हैं कि आपने लोकल जो मसल रिलैक्सेंट होते हैं, नॉट लोकल बट जो मसल रिलैक्सेंट है वो तकरीबन 10 to 25% डोज में टाइट्रेशन स्मॉल डोज में आपने देना है। उसके बाद जो है फिर जो इंटरमीडिएट एक्टिंग लॉन्ग रिलैक्सेंट होते हैं, और उसके बाद जो है उसकी पेरिफेरल नर्व स्टिमुलेशन के थ्रू आपने उसकी मसल टोन को जो है वो देखना होता है if required. So the decision as to whether to reverse the residual neuromuscular blockade at the end of the surgery is controversial। कुछ लोग कहते हैं इसको जाने दो, खुद ब खुद जो है वो ख़त्म हो जाएगा, कुछ लोग कहते हैं आपने रिवर्सल देना है ताकि वो पेशेंट जो है वो रिगेन करे। Some argue that the presence of anticholinesterase and antimuscarinic will confuse efforts of differentiate weakness due to inadequate neuromuscular transmission from cholinergic crisis in recovery room। कुछ लोग प्रेफर करते हैं स्पॉन्टेनियस रिकवरी, बट आई सजेस्ट जो है वो मैं स्पॉन्टेनियस रिकवरी को जो है वो रिकमेंड करता हूँ, कि वहाँ पे कोलिन क्राइसिस जो है वो पर वो आप कंफ्यूज होंगे। एंड एक्सटूबेशन व्हेन द पेशेंट हैज़ डिमॉन्स्ट्रेटेड एडिक्वेट पैरामीटर ऑफ एक्सटूबेशन, हेड टेल हो गया या टंग प्रोट्रूजन जो है वो हम बात करते हैं एक्सटूबेशन क्राइटेरिया की। टोटल एनेस्थीसिया, टोटल इंट्रावेनस एनेस्थीसिया जो है बेस्ट है, और ये समहाउ ये कहते हैं कि हीमोडायनेमिक इंस्टेबिलिटी जो है ओल्डर पेशेंट में, बट जो यंगर पेशेंट होते हैं उसमें ये टॉलरेट कर जाते हैं। बट रिमी फेंटालाप्टिव में यूज़ करते हैं तो फिर ये हीमोडायनेमिक इंस्टेबिलिटी को जो है वो समहाउ एलिवेट करते हैं। व्हेन पॉसिबल मैनी क्लिनिशियन प्रेफर जो है टू यूटिलाइज रीजनल ब्लॉक या लोकल एनेस्थेटिक, दिस इज़ द बेस्ट। अगर आप चे को अवॉइड कर सकते तो बेशक कीजिएगा, और लोकल पे आ जाए रीजनल ब्लॉक्स पे आ जाए तो बेस्ट है। उसके साथ जो एपिड्यूरल कैथेटर है वो आपके पोस्ट पेन कंट्रोल जो है वो पोस्ट ऑपरेटिव पेन कंट्रोल को जो है वो मेंटेन करेगा, और जो ओपिएट यूज़ है उसको भी मिनिमाइज करेगा। जो पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट है फॉर द वेंटिलेटेड फंक्शन, वो आपने देखना होता है कि अगर फॉर एग्जांपल आपने वो कुछ फ्यू टेस्ट करने होते हैं प्री ऑपरेटिवली, ताकि आपको जो है वो देखे कि इसको रिक्वायर्ड होगी कि नहीं। दूसरी बात ये कि जो माइस्थेनिक पेशेंट है वो रिस्क इंक्रीज़ कर जाता है अगर पोस्ट ऑपरेटर पे, अगर उसकी जो है वो जो ट्रांसटर्नल थाइरोइडक्टोमी है, अप टू 50% द पेशेंट रिक्वायर्ड प्रोलॉन्ग पोस्ट ऑपरेटिव। सो माइस्थेनिक पेशेंट में बी एट इंक्रीज रिस्क ऑफ पोस्ट ऑपरेटिव डेवलपमेंट ऑफ रेस्पिरेटरी फेलियर फॉलोइंग ट्रांसटर्नल थाइरोइडक्टोमी, अप टू 50% द पेशेंट रिक्वायर्ड प्रोलॉन्ग पोस्ट ऑपरेटिव वेंटिलेशन। कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं, अगर आप इसको आइडेंटिफाई करते हैं प्री ऑपरेटिवली तो पोस्ट ऑपरेटिव आपको IPPV की जो है वो रिक्वायर्ड होगी। उन पेशेंट में जिनमें जो है वो 6 साल से ज़्यादा हो चुका है इनको, और माइस्थेनिया ग्रेविस की जो ड्यूरेशन है उसका ज़्यादा हो चुकी है,
तो फिर आपको जो है वो पोस्ट ऑपरेटिव वेंटिलेटरी सपोर्ट जो है वो लाजमी रखना चाहिए। दूसरी बात ये कि उसके साथ जो कोरोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज़ भी हो तो फिर आप उसको 10 पॉइंट्स देंगे। दूसरी बात यहाँ पे जो फर्स्ट को हम 12 पॉइंट्स देंगे। अगर आपने जो डोज़ है पाराडिस्ट्रिक्ट अगर वो आपने 750 mg पर डे से आप ज़्यादा देते हैं या 48 आवर बिफोर ऑपरेशन तो आपने 8 मार्क्स देने हैं। और दूसरी बात है जो प्री ऑपरेटिव वाइटल कैपेसिटी अगर वो आपने 2.5 जो फोर्स वाइटल कैपेसिटी अगर वो लेस दैन 2.5 2.9 लीटर है तो आप उसको 4 पॉइंट्स देंगे। अगर रिस्क आपका जो है वो ज़्यादा होगा जब आपके पॉइंट्स जो है वो मोर देन 10 होंगे तो आपको जो है वो पोस्ट ऑपरेटिव पल्मोनरी वेंटिलेशन की जो है वो रिक्वायर्ड होगी मोर देन 3 आवर्स। सो टॉकिंग अबाउट द रेफरेंसेस आप जो है वो मॉर्गन से भी देख सकते हैं, एथिक एंड हेड से भी देख सकते हैं एंड स्टॉल्टिंग विच इज़ मैं सजेस्ट करता हूँ आपके जो को एग्जिस्टिंग डिजीज़ के लिए मैं स्टॉल्टिंग को जो है वो रिकमेंड करता हूँ। उसके बाद मैं मॉर्गन को रिकमेंड करूँगा, उसके थर्ड पे जो है वो एथिक एंड हेड को मैं रिकमेंड करता हूँ। आल्दो ये लेक्चर जो है वो इन तीनों के कम्बिनेशन से जो है मैं बनाया हुआ है। इफ़ यू एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी एंड थैंक यू सो मच।